हे गाइस, रेम्युनरेशन टू पार्टनर यानी पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन किस हेड में होगी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ पार्टनर? अगर पे किया हो इंटरेस्ट तो ये पार्टनर के लिए अदर सोर्सेज की इनकम में टैक्सेबल होगा या किसी और हेड में? इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन हो गया डिसअलाउ इन फॉर्म, तो क्या अब फॉर्म और पार्टनर दोनों को देना होगा टैक्स, क्योंकि फॉर्म में डिसअलाउंसेस है और पार्टनर ने किया है रिसीव तो उसकी इनकम। फॉर्म ने पे किया इंटरेस्ट टू पार्टनर 50,000, 10,000 इज disallowed as per section 40B and firm failed to deduct TDS under section 194T। अब TDS डिडक्ट ना होने पर जो डिसअलाउंस होगा वो किस वैल्यू पे होगा, 50,000 या 40,000? पार्टनर को सैलरी कर दी पे विदाउट डिडक्टिंग TDS अंडर सेक्शन 194T। अब कैलकुलेशन कैसे होगी? अमाउंट डिसअलाउ होगा पेड रेम्युनरेशन का या फिर रेम्युनरेशन जो कैलकुलेट हुई है एज पर सेक्शन 40B? अगर आप लोग के भी ये डाउट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सारे डाउट्स करेंगे क्लियर इस वीडियो में एग्जांपल्स के साथ। प्लीज सी द अदर 2 वीडियो before taking these illustration. You will have a better understanding of base section, that is section 40B for partners remuneration and interest and section 194T for TDS deduction. Example 1 is asking to calculate the taxable income of firm and partner. Sales 1 million, expenses 300,000, सैलरी टू पार्टनर 600,000, इंटरेस्ट 50,000 और नेट प्रॉफिट 50,000। कैलकुलेट करेंगे बुक प्रॉफिट सो वी कैन कंप्यूट मैक्सिमम परमिसिबल पार्टनर्स रेम्युनरेशन। नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे एक्सेस इंटरेस्ट डिसअलाउंस ऑफ 3% एज पर सेक्शन 40B एंड इंक्रीज द सम बाय एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन टू पार्टनर, और यहाँ हमने रेम्युनरेशन दी है 600,000 and now we got the book profit of 660,000। मैक्सिमम परमिसिबल रेम्युनरेशन होगी फर्स्ट 600,000 पे 90% और बैलेंस पे 60%, जो आएगी 576,000। हमने पे किया था पार्टनर्स को सैलरी 600,000, फर्म के हैंड में अलाउ है 576,000 एंड डिसअलाउ होगी एक्सेस रेम्युनरेशन 24,000। Now we will calculate the firm taxable income. Book profit calculation में we already remove the effect of allowance and disallowance. Now we will remove only the allowed remuneration and accordingly taxable income होगी 84,000 in the hand of firm. Now come to the calculation of partners taxable income. इसके लिए हम एक सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन 28(5). जो कहता है एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन ड्यू टू और रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ क्लियर हो गया, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन ऑल विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये सेक्शन आगे बताता है प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड और एनी पार्ट thereof has not been allowed to be deducted under section 40B। इसका मतलब फॉर्म में डिसअलाउ हो गए। The income under this clause shall be adjusted to the extent of the amount not so allowed to be deducted. It means we need to adjust the partner's taxable income accordingly. इस एग्जाम्पल में पार्टनर ने अर्न किया रेम्युनरेशन 600,000, इंटरेस्ट 50,000, प्रॉफिट 84,000। फर्म में सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग डिसअलाउ हुआ इंटरेस्ट 10,000। As the firm already paid the taxes on the disallowed amount, तो पार्टनर की टैक्सेबल इनकम रिड्यूस कर देंगे by 10,000। We will do the same with remuneration. Section 10(2)(a
सेक्शन 10 जो डील करता है इनकम्स नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम, उसमें सब सेक्शन 2A बताता है इन केस ऑफ अ पर्सन बीइंग अ पार्टनर ऑफ अ फर्म which is separately assessed as such his share in the total income of the firms. It means we are not going to pay taxes on the profit which is earned by a partner. तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट फ्रॉम फर्म हैज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द पार्टनर्स टैक्सेबल इनकम बिकॉज इट इज एग्जेम्प्ट एज पर सेक्शन 10(2)(a) एंड अकॉर्डिंगली पार्टनर की टैक्सेबल इनकम होगी 616,000. आई होप एग्जाम्पल 1 इज क्लियर, सिंपल था जिससे बेस क्लियर हो जाए. लेट्स कम टू एग्जाम्पल 2. Everything is same except TDS has not been deducted on interest payment. नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे एक्सेस इंटरेस्ट ऑफ 10,000 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40B. रेम्यूनरेशन ऐड बैक होगी और डिसअलाउंस होंगे फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ TDS ऑन इंटरेस्ट पेमेंट 30% ऑफ 40,000. अब इंटरेस्ट तो पे किया 50,000 बट डिसअलाउंसेस हुए 30% ऑफ 40,000. तो ऐसा क्यों? बिकॉज जो 10,000 था वो ऑलरेडी डिसअलाउड है किसी और सेक्शन में एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इवन डज नॉट कंसिडर योर 10,000 एज एन एक्सपेंस. तो जब एक्सपेंस ही 40,000 है तो डिसअलाउंस भी 40,000 पे होगा. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ डिफरेंट वे. लेट्स से अगर पार्टनर नॉन रेसिडेंट होता तो डिसअलाउंस होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40A 100%. फर्म ने पे किया 50,000 बट ये क्या हुआ 60,000 का डिसअलाउंस 40B में 10,000 और 50,000 40 में. दिस इज नॉट जस्टिफाइड. तो जो डिसअलाउंस होगा अंडर सेक्शन 40A वो 40,000 का होगा ना कि 50,000. I would like to relate this with another section as well. Section 40A2 related party payments and section 40A3 payments made to a person in a day otherwise done by the prescribed mode. In this example, Mr. A purchased the goods worth 70,000, market value is 55,000 from Mrs. B, spouse of Mr. A, in cash. In the given case, 15,000 will be disallowed as per section 40A2 as it is excessive in nature, and 55,000 is disallowed as per section 40A3. Section 40A2 and A3 cannot be applied for the same expenditure. However, if disallowances is attracted under section 40A2, then same shall not be considered again for the purpose of disallowances under section 40A3. I took this example from ICI handbook on disallowances of expenses under the head income from business and profession. तो यहाँ हमने देखा वो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है जब एक्सपेंस 55,000 कंसिडर किया तो डिसअलाउंसेस भी 55 का होगा. वापस आते हैं एग्जाम्पल 2 पे. %30 डिसअलाउ किया 40,000 का एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट 670,000 एज बुक प्रॉफिट. अदर कैलकुलेशन सिमिलर वे में होगी, यू कैन डू बाय योरसेल्फ एज वेल. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग. जो डिसअलाउड इंटरेस्ट था वो पार्टनर्स कैलकुलेशन में 10,000 क्यों एडजस्ट किया, व्हाई नॉट 20,000? 10,000 एक्सेस इंटरेस्ट एंड 12,000 TDS वाला. तो इसका आंसर है क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी ने 10,000 को एक्सपेंस ही नहीं माना बट वो पार्टनर की इनकम में है तो हम उसे एडजस्ट करेंगे एंड रिमेनिंग 12,000 डिसअलाउड है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ TDS प्रोविजन. मोरओवर हमने सेक्शन 28(5) में देखा जो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन
Let me open the slide. इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन जो अलाउ ना हुआ हो ड्यू टू द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40B. So according to this provision, only 10,000 will be adjusted for interest. And we will see the last example, example 3. Financial data is same, but we have not deducted TDS on interest and on salary as well. Net profit में add किए excess interest disallowance for non deduction of TDS on interest. उसके बाद add back की salary to partner. Allowed remuneration I-583,200. And now you have doubt in your mind why we are not adding the disallowance of salary. तो वो इसलिए नहीं होगा because we already removed the complete expenditure of 600,000. In this case, in the case of interest, we have amount of expenditure and after disallowance 28,000. That is 70% of 40,000 still there as an expenditure. But remuneration के case में we need to calculate the expenditure amount allowable as per prescribed limit. तो उसका 70% एक्सपेंडिचर अलाउ होगा. प्लीज नोट, नॉन रेसिडेंट पार्टनर के केस में 100% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा ड्यू टू नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस. रेसिडेंट के केस में टीडीएस डिडक्ट होगा 10% एज पर सेक्शन 194T. बट इफ द पार्टनर इज नॉन रेसिडेंट तो उस केस में डिफरेंट रेट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंट्री ऑफ रेसिडेंस. To know more about the rate of TDS on the partner's remuneration and interest, see my other video, section 194T of Income Tax Act 1961, certain payments made to a partner by a firm. I hope it is clear. If you still have a doubt, please do comment. Now we will see the computation of firm's taxable income. Now we will book profit में reduce किया allowed remuneration because other adjustment are already done in the net profit, and now we will disallow 30% of allowed remuneration because the expenditure is 583,200 and non deduction of TDS will allow us to claim only 70% of expenditure. Last very important question. Can remuneration paid to working partner as per the partnership deed be considered as unreasonable and excessive for attracting disallowance under section 48(2) even though the same is within the statutory limit of section 40B? The answer is no. The only required thing is to ensure that remuneration is paid to the working partner as per partnership deed and within the limit prescribed under section 40B. Thank you for watching.